Hello everyone and welcome back to UGC Net Mentor. I hope you are doing well. Guys, this is class number 18 और आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे हम क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट इन इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जो कि आपके एग्जाम के पर्पज से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूनिट नंबर 9 हम डिस्कस कर रहे हैं इसमें पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट वाली। एंड गाइज, मैंने जो इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज चलाई थी कंप्लीट, उस सीरीज की क्लास नंबर 18 है आज। इससे पहले मैं आपको बता दूं, क्लास नंबर 17 में मैंने डिस्कस किया था बेसिक्स ऑफ इंटरनेट, इंट्रानेट एंड एक्स्ट्रानेट। दिस वाज आईसीटी क्लास। एंड इंटरनेट ब्राउजर क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, IP4 और IP6 में क्या डिफरेंस होता है, किस तरीके से इन IP4 को इंडिकेट किया जाता है। तो कंप्लीटली आईसीटी पे जो इंपॉर्टेंट क्लास थी ये वाली क्लास है, आप देख लेना, क्लास नंबर 17 और क्लास नंबर 16। इससे पहले वाली क्लास में मैंने क्लासिकल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन के बारे में बताया था। तो ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज है जिसमें मैंने पेपर 1 के ऑल 10 यूनिट्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर किया है, इस कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इस प्लेलिस्ट को आप फॉलो कर सकते हैं, जहां से आपकी जो प्रिपरेशन है वो काफी अच्छे से हो जाएगी, बिकॉज यहाँ पर केवल मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक को ही टारगेट किया है, इधर उधर के टॉपिक नहीं है। वो केवल उन्हीं टॉपिक को पढ़ाया है जो कि आपके एग्जाम की पर्पज से कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो इसकी प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, उसको एक बार गो थ्रू कर लेना। दिस इज अबाउट मी। My name is Mohammad Azam. I have worked as an assistant professor in SGIT School of Management, GGS, IP University Delhi for more than 3 years, and these are my some small achievements. चलिए guys, आगे कंटिन्यू करते हैं। एंड यूनिट नंबर 9 में आज हम डिस्कस कर रहे हैं ये वाला टॉपिक, दैट इज क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट एंड इंटरनेशनल सोलर अलायंस। कंप्लीट जो टॉपिक्स हैं इसको तो मैंने क्रैश कोर्स में कवर किया है, और यूट्यूब पे मैंने कुछ टॉपिक को ही लिया था जो कि ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की पर्पज से। तो अगर आप चाहें तो कंप्लीट क्रैश कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। यूजीसी नेट मेंटर के नाम से ही आपको एंड्रॉइड ऐप मिल जाएगी, इस ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर पे। वैसे मैं आप क्रैश कोर्स के बारे में मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगा। चलिए कंटिन्यू करते हैं, पहले इस टॉपिक को समझ लेते हैं जल्दी से फटाफट से। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड कि क्योटो प्रोटोकॉल है क्या। इट इज एन इंटरनेशनल ट्रीटी टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशन। याद रखना, क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो ग्रीन हाउस गैसेस को कम करने के लिए बनाया गया था। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन यही पूछ लेते हैं कि क्योटो प्रोटोकॉल किस बारे में है। सो दिस इज अबाउट ग्रीन हाउस रिडक्शन। ग्रीन हाउस गैसेस को कम करने के लिए इसको बनाया गया था। ये ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय संधि है। क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर टोटल 6 ग्रीन हाउसेस के गैसेस के बारे में मेंशन है। तो पहली गैस है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड CO2, नेक्स्ट है आपकी मीथेन, थर्ड है आपकी नाइट्रस ऑक्साइड, फोर्थ है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, फिफ्थ है परफ्लोरोकार्बन एंड सिक्स्थ है सल्फर हेक्साफ्लोराइड। इस 6 की 6 गैसेस के जो नेम है आपको याद करने हैं। इनको याद कर लो अच्छे से कि जो 6 गैस है वो कौन कौन सी गैसें मेंशन है, बिकॉज आपके एमसीक्यूज में इस पे ऑलरेडी क्वेश्चन बन चुका है। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं, आपके एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन बन चुका है कि क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर कौन कौन सी गैसें हैं इसमें सम्मिलित हैं। तो वहां पर गैसेस की लिस्ट दे दी जाती है, जो उस इन 6 गैसेस का पार्ट नहीं है वो आपका आंसर हो जाता है कि ये वाली जो गैस है वो इन 6 गैसेस का पार्ट नहीं है। तो आपको याद रखना है कि कौन सी 6 गैसेस के बारे में क्योटो प्रोटोकॉल में बात की गई है। तो जो 6 गैसें हैं ये आपकी कौन सी गैसें हैं, दीज गैसेज आर, जो कि आपके ग्रीन हाउस गैसेस कहलाती है ना, जो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाती हैं। तो ये वो 6 गैसेज हैं यहाँ पर। इट इज एन एक्सटेंशन टू द 1992 UNFCC, जो आपका 1992 का आपका रियो समिट हुआ था, याद होगा आप लोगों को, उसी की बात कर रहे हैं ये। तो उसी का एक एक्सटेंशन वर्जन है ये क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल वाज अडॉप्टेड ऑन 11 दिसंबर 1997 में इसको बनाया गया था। Owing to a complex ratification process, it entered into force on 16 फरवरी 2005। तो गाइस याद रखना, अगर ये पूछा जाए कि क्योटो प्रोटोकॉल को बनाया कब गया था, कब इसको अडॉप्ट किया गया था, तो अडॉप्ट किया था 11 दिसंबर 1997 को। लेकिन ये फोर्स मतलब लागू कब हुआ, ये लागू हुआ 16 फरवरी 2005 को। तो ये जो दो डेट हैं, ये दोनों डेट भी आपको याद रखनी है, ये भी एग्जाम में पूछी जा सकती है। ठीक है, समझ में आ गया। तो 1997 में ये अपनाया गया था, जबकि 2005 में ये लागू हुआ है। तो जो आपकी अर्थ समिट है ना, जिसको हम रियो समिट कहते हैं, फिर UNFCC के नाम से भी जानते हैं, 1992 में जो हुई थी, उसी का ये एक्सटेंडेड वर्जन है। ठीक है, चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। सो द प्रोटोकॉल फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड स्टार्टेड इन 2008 एंड एंडेड इन 2012। तो अभी तक इसके 2 कमिटमेंट हुए हैं। एक कमिटमेंट था 2008 से 2012 तक का, और नेक्स्ट जो कमिटमेंट, जो सेकंड कमिटमेंट हुआ है वो वाला हुआ है 2012 से लेकर के 2020 तक का। ठीक है, सो अभी तक क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर 2 कमिटमेंट हुए हैं। पहला 2008 से 2012 तक चला था,
और सेकंड कमिटमेंट जो चला 2012 से 2020 तक, या 2013 भी कह सकते हो आप, क्योंकि ये ईयर तो यहाँ पे एक्सपायरी हो गया था, तो वैसे दिसंबर 2012 में हुआ था, तो इसलिए इसको आप 2013 भी कह सकते हो। 36 कंट्रीज हैड पार्टिसिपेटेड द फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड। कमिटमेंट का मतलब ये हो गया कि भाई कौन कौन सी कंट्री जो है यहाँ पर इस बात की कसम उठाते हैं कि वो लोग अब ग्रीन हाउस गैसेस का जो एमिशन है वो कम करेंगे या तो बिल्कुल बंद कर देंगे, तो ये कमिटमेंट होता है। तो पहला कमिटमेंट 2008 से 2012 के बीच में चला था। 9 countries opted for flexibility mechanism since their national emission were greater than their टारगेट। तो जो 9 कंट्री थी उन्होंने कहा था कि हम धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से कम करेंगे, अचानक से कम नहीं कर सकते, बिकॉज हमारे यहाँ पर बहुत ही बड़े लेवल पर, टारगेट से भी ज्यादा बड़े लेवल पर हम लोग एमिशन करते हैं, जो प्रोडक्शन होता है उनका। सो हेंस दीज कंट्रीज फंडेड एमिशन रिडक्शन इन देयर कंट्रीज। तो क्या बोला जा रहा है कि इसलिए इन देशों ने अन्य देशों में उत्सर्जन में कमी को वित्त पोषित किया है। ठीक है, नाउ गाइस अगर हम बात करें कि इसमें टोटल डेवलपिंग और डेवलप्ड नेशन दो जो अलग अलग कंट्री हैं, जैसे कि पहले भी बात की गई थी कि जो इंडिया है और जो श्रीलंका, चाइना, पाकिस्तान, ये जो देश हैं ये सब आपके डेवलपिंग नेशन में आते हैं। तो यहाँ पर इन कंट्री को बोला गया कि भाई आप धीरे धीरे कम करो, आप अचानक से कम मत करो। इसको मैंने प्रीवियस क्लास में भी बताया था। सो ऑल्दो द 36 डेवलप्ड कंट्रीज हैड रिड्यूस्ड देयर एमिशन, ग्लोबल एमिशन इंक्रीज बाय 32% फ्रॉम 1992 2010। हालांकि 36 विकसित देशों ने अपने उत्सर्जन में कमी भी करी थी इन गैसों को कम करने का, फिर भी 1990 से 2010 तक वैश्विक जो उत्सर्जन है वो 32% से इंक्रीज हो गया। तो आप लोग देख रहे हैं किस लेवल से हम लोग चीजों को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, बट फिर भी कम नहीं कर पा रहे हैं। द फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ 2007-8 वाज वन ऑफ द मेजर कंट्रीब्यूटर टू द रिडक्शन इन एमिशन। तो ये जो एमिशन है, एमिशन कम करने का एक रास्ता कह सकते हैं, फिर एक मेजर कंट्रीब्यूटर जो है वो 2007-8 की मंदी थी, क्राइसिस, क्योंकि उस टाइम पर प्रोडक्शन कम हो गया था। और जब देखो मंदी आती तो क्या होता है, मंदी का मतलब क्या होता है, क्राइसिस का मतलब होता है कि भाई हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, हिंदी में वित्तीय संकट कहते हैं ना, मंदी जब आती है। तो जब मंदी आती है, क्राइसिस होता है, तब डिमांड कम हो जाती है, लोग डिमांड नहीं करते हैं इतनी, और जब डिमांड नहीं होगी तब डिमांड का बहुत चीजों पर असर पड़ता है। डिमांड की वजह से प्रोडक्शन, जो प्रोड्यूसर है वो प्रोडक्शन कम करेंगे। जब प्रोडक्शन ही कम होगा तो ऑब्वियस सी बात है, जब प्रोडक्शन कम होगा तो यहाँ पर जो गैसें जो कि पॉल्यूशन फैलाती हैं वो भी उतना नहीं जनरेट की जाएंगी, है ना। प्रोडक्शन कम होगा, प्रोडक्शन कम होने से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, बिकॉज कंपनियों से लोग निकाल दिए जाएंगे, इसलिए प्रोडक्शन की वजह से, प्रोडक्शन कम होने की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट लेवल भी बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये जो क्राइसिस है इस वजह से इसमें मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर था कि भाई रिडक्शन हो रहा है एमिशन में, कि पॉल्यूशन कम हो रहा है। जैसे अभी कोविड हुआ था, कोविड के टाइम पे क्या हुआ था, आपने देखा था कि पॉल्यूशन बहुत ही कम हो गया था, क्योंकि कंपनियां बंद हो गई थी ना, कंप्लीट शटडाउन कर दिया गया था, तो पॉल्यूशन बहुत ज्यादा कम हो गया था। ऐसे ही जब पहले क्राइसिस हुआ था 2007 और 8 में, तब भी पॉल्यूशन कम हो गया था, बिकॉज उस टाइम पर प्रोडक्शन कम हो गया था कंपनियों में। नाउ गाइस अगर हम बात करें कि हाउ मेनी कंट्रीज आर पार्टीज टू क्योटो प्रोटोकॉल, तो क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर 192 कंट्रीज जो हैं इसका पार्ट है। और ऐसी कौन सी कंट्री जिन्होंने अभी तक क्योटो प्रोटोकॉल को साइन नहीं किया है, तो ये कनाडा है, एंडोरा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, साउथ सुडान, ये जो देश हैं वो इसका पार्ट नहीं है। कितने देश क्योटो प्रोटोकॉल के पक्षकार हैं, 192 देश हैं, जो मैंने अभी आपको बताया इंग्लिश में। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, नाउ गाइस इट इज लीगली बाइंडिंग। अगर आपने एक बार साइन कर दिया ना क्योटो प्रोटोकॉल, तो फिर आपका लीगली बाइंडिंग, आपको करना ही पड़ेगा। जो आपका एमिशन करते हो ना ग्रीन हाउस गैसेस का, उनका एमिशन कम करना पड़ेगा, लीगली बाइंडिंग आप हो जाएंगे, कानूनी रूप से बाध्यकारी हो जाएगा आपके ऊपर ये। ओनली मेंबर्स ऑफ यूएनएफसीसी कैन बिकम पार्टीज टू द क्योटो प्रोटोकॉल। जो यूएनएफसीसी के मेंबर हैं, अब यूएनएफसीसी पता क्या है, दैट इज रियो समिट, जो हुई थी ना रियो समिट, जिसको हम अर्थ समिट भी कहते हैं। अगर आपकी कंट्री इसका मेंबर है तभी आप क्योटो प्रोटोकॉल के मेंबर बन सकते हो, बिकॉज ये जो क्योटो प्रोटोकॉल है वो रियो समिट का ही एक एक्सटेंडेड वर्जन है। ठीक है, ओके, क्योटो प्रोटोकॉल वाज अडॉप्टेड एट 3rd सेशन ऑफ यूएनएफसीसी। तो जब ये सबमिट हुई थी 3rd सेशन की, तब इसको अडॉप्ट किया गया था। टू मीट द टारगेट ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल, मेंबर कंट्रीज कैन नॉट इंक्लूड इंटरनेशनल शिपिंग एंड इंटरनेशनल एविएशन। इसके अंदर ये बात बोली जा रही है कि भाई जो अंतरराष्ट्रीय विमानन को शामिल नहीं कर सकते हैं। अगर आपको टारगेट दिया गया कि भाई आप 10% जो है आपको कम करना है उत्सर्जन इन गैसों का, तो इस 10% पे आप एरोप्लेन जो इंडस्ट्री है उसको सम्मिलित ना करें, इसको सम्मिलित करने की छूट दी गई थी इन लोगों को। तो एरोप्लेन हो गया, और जो आपकी शिपिंग इंडस्ट्री इसकी भी छूट दी गई है। कंट्रीज कैन यूज लैंड यूज चेंज एंड फॉरेस्ट्री टू मीट देयर क्योटो टारगेट्स। क्या बोला जा रहा है कि देश अपने
क्योटो जो प्रोटोकॉल के लक्ष्य है उनको पूरा करने के लिए भूमि उपयोग परिवर्तन और वानिकी का उपयोग कर सकते हैं, मतलब अपनी जमीन का यूज कर सकते हैं, अपने फॉरेस्ट का यूज कर सकते हैं प्रोडक्शन कम करने के लिए, जो गैसेस से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती, ग्रीन हाउसेस गैसेस का रीजन है जो। अब दोहा अमेंडमेंट क्या है गाइस, क्योटो प्रोटोकॉल का एक दोहा अमेंडमेंट भी है, ये भी आप लोग याद रखें बिकॉज ये भी एग्जाम में केवल पूछ लिया जाता है। सो आफ्टर द फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड ओवर, जो कि बना था 2008 से 2012 के बीच में, दिस वाज द फर्स्ट कमिटमेंट। जब ये ओवर हो गया था तब 2012 में दिसंबर 2012 में मीटिंग हुई थी दोहा में, मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। सो चेंजेस वाज कैरिड आउट टू द क्योटो प्रोटोकॉल, दिस अमेंडमेंट टॉक्स अबाउट द एमिशन रिडक्शन टारगेट फॉर द सेकंड कमिटमेंट पीरियड। तो यहाँ पर जो दोहा अमेंडमेंट हुआ था उसमें बात की गई थी कि फर्दर आप कितना कम कर सकते हैं, क्योंकि पहले वाले में तो आपने ऑलरेडी कमिटमेंट कर रखी थी। अब जब वो कमिटमेंट एंड हो गया तब सभी कंट्री से पूछा गया कि अब आप लोग किस लेवल तक का कमिटमेंट कर सकते हो कि आप लोग ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन कम कर देंगे। तो 2012 से 2020 तक के जो है ये कमिटमेंट चलेंगे। और ये जो दोहा है ये एक प्लेस है आपके कतार में, मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी कतार में एक प्लेस है, वहां पे हुई थी इसकी मीटिंग सेकंड वाले की, मैं अभी आपको क्लास में आगे बताऊंगा, आगे एक स्क्रीन पर मैंने बताया हुआ है इसके बारे में। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज क्या होता है, सीओपी क्या होता है, इसके बारे में याद कर लो कि क्योटो प्रोटोकॉल से रिलेटेड है ये सीओपी। सो ऑफिशियल मीटिंग ऑफ ऑल कंट्रीज एसोसिएटेड विद क्योटो प्रोटोकॉल इज कॉल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। जब सभी कंट्री मिलकर के मीटिंग करते हैं ना क्योटो प्रोटोकॉल को लेकर के, तो इसी को हम कहते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। जितने भी देश हैं सब लोग मिलते हैं एक जगह पर और वो कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो इसी को हम सीओपी के नाम से जानते हैं। 2021 में अभी रिसेंटली, अभी पिछले साल की बात है, आई थिंक 2021, आई थिंक सबको पता ही होगा यहाँ पर जितने बच्चे हैं आप लोग, बिकॉज आप लोग न्यूज़ वगैरह भी देखते होंगे, काफी दिन ये न्यूज़ में भी रहा था कि 2021 में जो इनकी मीटिंग हुई थी उसको COP26 बोला जा रहा था। दैट इज कि जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है वो 26वीं बार मिले थे, 26th बार मीटिंग हुई थी इनकी, was 26th यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस हेल्ड एट SEC सेंटर इन ग्लासगो स्कॉटलैंड। तो गाइस याद रखना 2021 में जो मीटिंग हुई है उसको COP26 कहते हैं, और ये कहाँ हुई थी, स्कॉटलैंड, ग्लासगो स्कॉटलैंड में, यूनाइटेड किंगडम, ये यूके में एक जगह है। एंड 31 अक्टूबर से लेकर के 13 नवंबर 2021 तक चली थी। द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्फ्रेंस वाज यूके कैबिनेट मिनिस्टर आलोक शर्मा। एंड गाइस याद रखना जो COP1 थी ना वो कहाँ हुई थी, बर्लिन जर्मनी में हुई थी 1995 में। तो ये डेट जो आपको याद रखनी है, बिकॉज जो रियो समिट थी जो आपका UNFCCC के नाम से जाना जाता है, यूनाइटेड नेशन फॉर क्लाइमेट चेंज करके, तो ये जो बना था ये 1992 में बना था ना, 1992 में जो रियो समिट हुई थी तभी तो बना था ये। तो इसकी जो पहली COP1 मीटिंग हुई थी इसको बनने के बाद वो हुई थी बर्लिन जर्मनी में 1995 में। तो पहली मीटिंग याद कर लो, और जो अभी लास्ट मीटिंग हुई 2021 में उस मीटिंग को याद रख लो कि वो कहाँ हुई थी। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, बीच में कोई नहीं पूछता कि दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी कहाँ हुई थी, तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे ना, 26 मीटिंग हुई है अभी तक। ठीक है, अगर हम बात करें इंडिया की COP26 में जो अभी 2021 में हुआ था, तो इसमें इंडिया का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है और इंडिया ने क्या बोला इसके लिए कि भाई इंडिया का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है इस बार। सो इंडिया ने बोला कि इट वुड कट एमिशन इंटेंसिटी बाय 33 to 35% ऑफ GDP फ्रॉम 2005 से 2030। तो इंडिया ने बोला कि भाई इतना कम कर देंगे GDP के कंपैरिजन में एमिशन करना 2005 से लेकर के 2030 तक के बीच में उन्होंने दिया डेटा कि हम 2030 तक का जो है इस लेवल तक कम कर देंगे। इन टर्म्स ऑफ एक्शन इंडिया हैज ऑलरेडी अचीव 24% रिडक्शन इन एमिशन इंटेंसिटी। तो 24, ये डेटा के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि 24% ऑलरेडी इंडिया जितना पहले फैला रहा था उसका 24% कम कर चुका है प्रोडक्शन करना इन ग्रीन हाउस गैसेज का। 40% ऑफ इट्स पावर कम्स फ्रॉम नॉन फॉसिल सोर्सेज। इंडिया ने बोला कि भाई 40% जो हमारी एनर्जी है वो हम नॉन फॉसिल फ्यूल से अभी हम लोग बना रहे हैं। आपको बताओ सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, इन सब चीजों से मिलकर के भी बन रही है इंडिया में एनर्जी। एंड इट हैज अनाउंस्ड अ ग्रीन हाइड्रोजन मिशन टू कट मीथेन एमिशन। याद रखना गाइस, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन करके इन्होंने लॉन्च किया था, इंडिया ने बोला है कि भाई हम इसको लॉन्च करेंगे ताकि मीथेन का एमिशन हम कम से कम कर सकें। ये COP26 में बोला है इंडिया ने। इसके बाद इंडिया प्लेज टू बिकम नेट जीरो कार्बन एमिटर बाय 2070। तो आपको इसको याद रखना है गाइस, बिकॉज यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। एट COP26 इंडिया ने क्या कसम खाई कि हम नेट जीरो कार्बन एमिटर हो जाएंगे, मतलब कार्बन बिल्कुल भी हम नहीं फैलाएंगे अपनी इंडिया में 2070 तक, ऐसा बोला है। एंड अनाउंस्ड इनहांस टारगेट फॉर रिन्यूएबल एनर्जी डिप्लॉयमेंट एंड रिडक्शन इन कार्बन एमिशन। तो कार्बन एमिशन बहुत कम कर दिया जाएगा। प्रोटेक्ट एंड रिस्टोर इकोसिस्टम। 2026 में अभी 2021 में जो अभी COP26 हुई थी इसकी थीम क्या थी? सो दिस इज द थीम, प्रोटेक्ट एंड रिस्टोर इकोसिस्टम। ये थीम थी हमारी। तो थीम भी याद रखना क्योंकि अब कई बार एग्जाम में थीम पूछ ली जाती है कि क्या थीम थी।
गाइज इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि COP26 मैंने अपने YouTube सेशन में भी कवर किया है। तो अगर आप लोग COP26 के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हो कि नरेंद्र मोदी जो प्राइम मिनिस्टर जी हैं हमारे, और उन्होंने क्या बोला था, नरेंद्र मोदी जी ने इस COP26 में क्या बोला है। एक वर्चुअल मीटिंग हुई थी तो उन्होंने कुछ वर्ड्स बोले हैं, वो काफी अच्छे वर्ड्स हैं। पंच तत्व की बात की है वहां पर, जो जल जो होता है नहीं, अग्नि जल पानी ये सब, तो इसके बारे में भी बात की उन्होंने। तो अगर आप जानना चाहते हो ज्यादा डिटेल में तो आप मेरे चैनल पे जाना, यूजीसी नेट मेंटोर पे। नहीं, आप मेरे चैनल पे मत जाना, यूट्यूब पे जाना, यूट्यूब पे सर्च करना, यूट्यूब पे जो सर्च का बटन आता है वहां पे सर्च करना ऐसे करके, यूजीसी नेट मेंटोर, और आगे लिख देना COP26 ऐसे लिख देना। इतना आपको लिखना है, ये 4 वर्ड्स लिखने हैं, यूजीसी नेट मेंटोर COP26 लिख दोगे तो मेरी वीडियो आ जाएगी, आप उसको एक बार देख लेना यूट्यूब पर, ठीक है। तो ये जो वीडियो है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, अगर आप चाहें तो उसको देख लीजिए, बिकॉज यहाँ पे भी मैंने COP26 को काफी अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया था। तो आप चाहें तो इस वीडियो को देख सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं ना। COP26 मैंने बता दिया ऑलरेडी कि भारत ने क्या क्या बोला है यहाँ पर। तो इसमें से बस 1-2 चीजें आपको याद रखनी, जैसे कि COP26 में 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जक बन जाएगा भारत, ऐसा बोला है। और जो COP26 का विषय था वो क्या था, पारिस्थितिक तंत्र को सुरक्षित रखें और पुनर्स्थापित करें, ये इसकी थीम थी। तो ये चीज आपको याद रखनी यहाँ से स्लाइड से। इसके अलावा कैसे अगर हम बात करें कि कन्वेंशन जो हुआ था, क्योटो प्रोटोकॉल स्टैब्लिश 2 परमानेंट सब्सिडरी बॉडी। तो क्योटो प्रोटोकॉल ने 2 परमानेंट सब्सिडरी बॉडी बनाई है अपनी। पहली का नाम है सब्सिडरी बॉडी फॉर साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एडवाइस, SBSTA बोलते हैं, बाय आर्टिकल 9 के अंदर मेंशन है। सब्सिडरी बॉडी फॉर इम्प्लीमेंटेशन SBI, सब्सिडरी बॉडी फॉर इम्प्लीमेंटेशन SBI बाय आर्टिकल 10। सो दीज बॉडीज एडवाइज द COP। ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज को क्या करते हैं, दोनों ही मिलकर के एडवाइस करते हैं। द सेक्रेटरीट ऑल्सो नोन एज द क्लाइमेट चेंज सेक्रेटरीट, और जो इनका सचिवालय है उसको जलवायु परिवर्तन सचिवालय के नाम से भी जाना जाता है। सर्विसेज द COP एंड SBs एंड द ब्यूरो एंड अदर बॉडीज एस्टैब्लिश्ड बाय COP, और जो यहाँ की सेक्रेटरीट है वो हेल्प करता है बाकी सभी की, जैसे 2 बॉडी जो है इन दोनों की हेल्प करता है, COP की हेल्प करता है, जैसे जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज इनकी हेल्प करता है, और इस तरीके से जो है आप ये जो सेक्रेटरीट है वो काम करता है, ठीक है। तो चीजें आपको याद रखनी है। इंडिया ने क्योटो प्रोटोकॉल में क्या बोला था जब बना था क्योटो प्रोटोकॉल स्टार्टिंग में, तो इंडिया वाज एग्जम्प्टेड फ्रॉम लीगली बाइंडिंग कमिटमेंट। गाइस याद रखना, स्टार्टिंग में जब क्योटो प्रोटोकॉल बनाया गया था तो इंडिया को बाइंडिंग कमिटमेंट में नहीं डाला गया था, लीगली बाइंडिंग नहीं किया गया था ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन में। क्यों? इसका ये रीजन था, मैं बता दूं आपको, कि इंडिया अभी भी डेवलपिंग नेशन में है, डेवलपिंग कंट्री है। तो इंडिया ने ये बोला कि भाई अगर हम बात करें US की, UK की और कनाडा की, तो ये लोग बहुत सालों से फैला रहे हैं ग्रीन हाउस गैसेस फैला रहे हैं, और इनके यहाँ ऑलरेडी काफी डेवलपमेंट हो चुका है। ये लोग ऑलरेडी अपने यहाँ पर हाईवे बना चुके हैं, अपनी यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, हॉस्पिटल बना चुके हैं। इंडिया में ना तो अभी हाईवे बने उस लेवल के जैसे कि यहाँ पे बने हैं, ना हॉस्पिटल ना कॉलेज, कुछ भी नहीं बना, ठीक है। तो इंडिया ने बोला कि भाई अभी हम डेवलपिंग नेशन है, तो हम अचानक से तो हम बंद करेंगे नहीं अपना इन सब चीजों का प्रोडक्शन करना, तुमने तो पहले कर लिया और अब आप हमें मना कर रहे हो करने के लिए। तो इसलिए इंडिया को बाइंडिंग कमिटमेंट से बाहर रखा गया है, और ये बोला गया कि भाई आप एक डेवलपिंग नेशन है, और इसलिए जितने भी डेवलपिंग नेशन है इनको कहीं ना कहीं छूट दी गई है इन चीजों में। तो जो ऑलरेडी डेवलप नेशन हो चुके हैं उनके ऊपर बोला गया कि भाई आप तो एटलीस्ट फैलाना बंद करो ग्रीन हाउस गैसेस को, बिकॉज आप तो ऑलरेडी डेवलप हो चुके हैं। सो इंडिया एम्फेसाइज ऑन द डिफरेंशिएशन बिटवीन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग नेशन, और इंडिया ने इस चीज को बताया कि भाई हम डेवलपिंग नेशन का पार्ट है, हमें तो करना जरूरी है, हमारे यहाँ तो हाईवे बने ही नहीं है अभी। कंसर्निंग द बर्डन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्लाइमेट एक्शन, तो इंडिया ने अपने आप को सक्सेसफुली डिफेंड भी कर दिया। जितने भी लोग वहाँ पर मेंबर हम वहाँ पर उपस्थित थे सबको बताया कि भाई हमारे यहाँ पर अभी डेवलपमेंट होना बाकी है, और इसलिए हमें अनेक्सर 1 में डाल दो, ठीक है, फोर्सिंग डेवलप्ड कंट्रीज। अच्छा एक सेकेंड इसको पढ़ ही लेते हैं। इंडिया सक्सेसफुली डिफेंड इट्स ऑब्लिगेशन ऑन सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट व्हाइल concurrently forcing developed countries of the Annexure 1 category to take more responsibility on curtailing greenhouse gas emission। तो जो आपके Annexure 1 में नेशन आते हैं वो डेवलप्ड नेशन है, और इसलिए इन पे ज्यादा जोर दिया इंडिया ने कि भाई ये लोग जो Annexure 1 में आते हैं ये लोग ज्यादा फोकस करें कि इनके कंट्री में अब उत्सर्जन ना हो ग्रीन हाउस गैसेज का, क्योंकि वो ऑलरेडी काफी फैला चुके हैं और ऑलरेडी डेवलप हो चुके हैं। हम लोग फैला रहे हैं तो हम लोग धीरे धीरे कम करेंगे अपना प्रोडक्शन, उत्सर्जन करना, लेकिन आप लोग तो ऑलरेडी कर चुके हो, तो आप लोग तो प्लीज एटलीस्ट ना फैलाएं, ठीक है। सो ये था गाइज, आई होप क्लियर हो गया आपको। इसके अलावा गाइज इंडिया हैज रेटिफाइड द सेकंड कमिटमेंट। जब सेकंड कमिटमेंट स्टार्ट हुआ ना, पता है सब सेकंड कमिटमेंट कब हुआ था? मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि 2008 से 2012 तक पहला कमिटमेंट हुआ था, दिस वाज द फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड था आपका, और जो सेकंड कमिटमेंट था वो होता 2012 से लेकर के 2020 तक।
कब हुआ था? 2012 से लेकर के 2020 तक। तो प्लीज़ आप लोग इस डेट को नोट डाउन कर लो, शायद यहाँ पर मेंशन नहीं है। वैसे मैंने प्रीवियस वाली स्लाइड भी बताया था, 2-3 स्लाइड पहले भी मैंने बताया था कि 2012 से 2020 तक जो है वो सेकंड कमिटमेंट हुआ है। तो इंडिया ने सेकंड कमिटमेंट में बोल दिया कि चलो ठीक है भाई, हम लोग भी अब एमिशन नहीं करेंगे, हम लोग कम करने का प्रयास करेंगे। पहले तो मना ही कर दिया था कि भाई हम लोग तो फैलाएंगे, अभी हम डेवलपिंग नेशन है, बट जब सेकंड कमिटमेंट हुआ तब इंडिया ने बोला चलो ठीक है, हम भी मान जाते हैं और हम लोग भी अब नहीं फैलाएंगे। So India has ratified the second commitment period of the Kyoto Protocol that commit countries to contain the emission of greenhouse gases, reaffirming its stand on climate action. So भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल की दूसरी प्रतिबद्धता जो है अवधि की पुष्टि की है, जो कि देश को ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को रोकने के लिए प्रतिबद्ध करता है। तो फाइनली इंडियन गवर्नमेंट ने इस चीज को मान लिया, चलो ठीक है भाई, हम भी उत्सर्जन नहीं करेंगे। द फर्स्ट कमिटमेंट जो था वो 2008 से 12 के बीच में था। 8 दिसंबर 2012 में सेकंड कमिटमेंट बना था, 8th सेशन था वो, ठीक है। कब, कौन सा सेशन था? 8th सेशन था COP का, ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज सर्विंग एज द मीटिंग ऑफ द पार्टीज टू क्योटो प्रोटोकॉल हेल्ड इन दोहा, कतर। तो कतर एक देश का नाम है जहां पर दोहा करके एक जगह है जहां पर ये जो कमिटमेंट है वो हुए थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे पेरिस एग्रीमेंट के बारे में कि पेरिस एग्रीमेंट क्या है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स चीजें समझेंगे, ठीक है। सो गाइस, पेरिस एग्रीमेंट है क्या? पेरिस एग्रीमेंट वाज अडॉप्टेड बाय 196 कंट्रीज एट द UNFCCC कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज। COP21 जब हुआ था ना, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जब हुई थी, UNFCCC का मतलब क्या हो गया? रियो समिट। रियो समिट मतलब अर्थ समिट। तो जब रियो समिट हुआ था, कौन सा सेशन? COP21 21वीं बार जब मिले थे लोग, तब इस पेरिस एग्रीमेंट को अडॉप्ट किया गया था। ये पेरिस में होता है, इसलिए इसको पेरिस एग्रीमेंट के नाम से जानते हैं। ऑन 12 दिसंबर 2015 एंटर्ड इनटू फोर्स ऑन 4 नवंबर 2016। तो जो पेरिस एग्रीमेंट है वो कब बना था? वो बना था 12 दिसंबर 2015 को, लेकिन लागू कब हुआ, फोर्स में कब आया? 4 नवंबर 2016 को, ठीक है। 4 नवंबर 2016 को लागू हुआ था। द अग्रीमेंट इंटेंड टू रिड्यूस एंड मिटिगेट ग्रीन हाउस गैस एमिशन। और इसलिए पेरिस एग्रीमेंट किस बारे में है? ये है आपका ग्रीन हाउस गैसेस को कम करने के बारे में। तो अगर पूछा जाए एग्जाम में कि पेरिस एग्रीमेंट किस बारे में है और कब बना था, तो 2015 में बना था, 2016 में लागू हुआ है, और ग्रीन हाउस गैसेस को कम करने के लिए इसको बनाया गया था। तो आपने देखा अभी तक जो आपका रियो समिट है, जो आपका क्योटो प्रोटोकॉल है, ये सब आपके क्या है? ग्रीन हाउस गैसेस के लिए ही है, ठीक है। जो पेरिस एग्रीमेंट है ये भी आपका क्योटो प्रोटोकॉल का ही पार्ट है, आप समझ रहे हैं ना। जो आपके UNFCCC है, दैट इज क्योटो, सॉरी ये क्या है? ये आपका रियो समिट है। रियो समिट को तो बोलते हैं UNFCCC, वो एक ही बात तो है। दिस इज ऑफिशियल नेम। रियो समिट तो आपका एक निक नेम हो गया कि रियो समिट हो गया, या अर्थ समिट बोल देते हैं, दीज आर द निक नेम, ये दिस इज द ऑफिशियल नेम। ये जो आपके पेरिस एग्रीमेंट है, क्योटो प्रोटोकॉल है, ये सब इनकी मीटिंग होने के बाद इन चीजों को अपनाया जाता है। जैसे COP21 हुआ तो अपना लिया, पेरिस एग्रीमेंट के नाम से जाना गया। ऐसे COP26 अभी हुआ था रिसेंटली 2021 में, है ना। तो वो 26वीं बार मिले थे। तो बस जितनी बार मिलते हैं तो कोई ना कोई मीटिंग हो जाती है, कुछ ऐसा हो जाता है कि कुछ इंपॉर्टेंट अगर डिस्कशन हुआ तो चीजें फेमस हो जाती हैं फिर, और कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन नहीं हुआ है तो चुपचाप से आगे बढ़ जाते हैं। फिर नेक्स्ट सेशन वाला देखा जाएगा कि भाई नेक्स्ट सेशन में कब होगा। आगे देखते हैं द गोल ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट के गोल क्या रखे गए थे? द कर्टल द राइज ऑफ ग्लोबल टेम्परेचर दिस सेंचुरी बिलो 2 डिग्री सेल्सियस अबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल एंड ऑल्सो परस्यू एफर्ट टू लिमिट द इंक्रीज टू 1.5 डिग्री सेल्सियस। क्या बोला जा रहा है कि इस सदी में पूर्व औद्योगिक स्तरों से ऊपर 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे वैश्विक तापमान वृद्धि को रोकना है। तो 2 डिग्री सेल्सियस का टारगेट रखा गया था कि भाई इससे हमें ऊपर नहीं जाने देना, एंड ऑल्सो परस्यू, और वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के प्रयासों को भी आगे बढ़ाएं, कि हमें इतने से सीमित करना है, कंट्रोल करना है कि भाई इससे ज्यादा इंक्रीज ना हो, क्योंकि इससे भी ज्यादा इंक्रीज हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग, जो ग्लोबल लेवल के टेम्परेचर है। सो डेवलप मैकेनिज्म टू हेल्प एंड सपोर्ट कंट्रीज दैट आर वेरी वल्नरेबल टू एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। और यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया, जैसे मालदीव है, थ्रेट ड्यू टू सी लेवल राइज। तो आपको पता है जैसे मालदीव है तो ये क्या है? ये समुद्र के किनारे बसे हुए देश हैं। कोई भी ऐसा देश जो कि समुद्र के किनारे बसा हुआ है तो उनको ज्यादा खतरा है ना, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी तो बर्फ पिघलेगी और सी लेवल बढ़ जाएगा तो क्या होगा? सबसे पहले ये वाले देश डूबेंगे। तो जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील देशों की सहायता और समर्थन के लिए तंत्र विकसित करना है, ये पेरिस एग्रीमेंट में बोला गया था। और जैसे मालदीव हो गया, एक एग्जाम्पल दिया गया, ऐसे बहुत सारे देश हैं, सिर्फ मालदीव की बात नहीं हो रही, ऐसे बहुत सारे देश हैं जो कि खतरे में है। इंडिया भी उसमें से एक देश है, क्योंकि इंडिया का आपको पता है यहाँ से लेकर के पूरा पार्ट, यहाँ पर देखेंगे महाराष्ट्र का पूरा पार्ट, गुजरात का पूरा पार्ट, यहाँ आप देखेंगे जो हमारे साउथ इंडिया के स्टेट्स हैं यहाँ पर,
ये सारे स्टेट जिस साइड अगर देखेंगे तो आप जो आपका छत्तीसगढ़ है और ये क्या बोलते हैं इधर वेस्ट बंगाल हो गया, है ना, और ये जो जितने भी एरिया हैं ये सब क्या है, समुद्र के किनारे तो बसे हैं, यहाँ जो पूरा का पूरा समुद्री तो है यहाँ पर, तो यहाँ पर इनको भी दिक्कत हो जाएगी, इंडिया को भी दिक्कत है, तो इंडिया इज वन ऑफ देम, मालदीव के अलावा। Confirm the obligation that developed countries have towards developing countries by providing the financial and technological support। भाई ऐसा होना भी चाहिए, जो विकासशील देश हैं उनको वित्तीय तकनीक की सहायता प्रदान करने विकासशील देशों के प्रति उनके दायित्व की पुष्टि करता है। तो जो विकसित देश हैं वो विकासशील देशों की हेल्प करेंगे भाई कि आप लोग कोई दिक्कत हो तो आप हमें बताइए किस तरीके से हम आपकी हेल्प कर सकते हैं टेक्नोलॉजिकल एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस को लेकर के। अच्छा, यहाँ पर एक अग्रीमेंट हुआ था, पेरिस एग्रीमेंट के अंदर 2020 की बात की गई थी, तो गाइस इसको याद कर लीजिए, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पेरिस एग्रीमेंट में ये जो 2020 करके वो क्या है। सो ये 20% से कम करने की बात की गई थी कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो एमिशन है वो 20% से कम किया जाएगा। वर्क ऑन इंक्रीजिंग द रिन्यूएबल एनर्जी मार्केट शेयर, रिन्यूएबल एनर्जी जो है उसको बढ़ाया जाएगा, इंक्रीज किया जाएगा 20% से। टारगेट टू इंक्रीज एनर्जी एफिशिएंसी बाय 20%, और टारगेट और एनर्जी एफिशिएंसी जो है वो उसको भी 20% से बढ़ाने की बात की गई थी। तो ये जो 2020 का रूल है आप याद रखिए, इसका जो रूल है ये पेरिस एग्रीमेंट में बनाया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सम ऑफ द मेजर टेकन बाय इंडिया टू कंट्रोल एमिशन। अब इंडिया ने कुछ ना कुछ तो किया ही होगा अपने लेवल पे, तो वो क्या किया है, दैट इज नेशनल सोलर मिशन। इंडिया ने नेशनल सोलर मिशन बनाया, जिसमें गवर्नमेंट ने क्या किया, इनिशिएट किया, इंडिया जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने और स्टेट गवर्नमेंट ने मिलकर के कि भाई हम प्रमोट करेंगे सस्टेनेबल ग्रोथ एंड और हम एनर्जी सिक्योरिटी चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे और सोलर जो पैनल है वो लगाएंगे ताकि स्टेट में हमारे क्या हो, बिजली का उत्पादन किया जा सके। भारत स्टेज 6th norms, these are emission control standard put in place by the government to keep a check on air pollution। एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए नॉर्म्स को बनाया गया था, तो ये भी क्या है, ये भी ग्रीन हाउस गैसेस के कंट्रोल में हेल्प करती हैं। नेशनल विंड सोलर हाइब्रिड पॉलिसी 2018, तो एक पॉलिसी बनी थी नेशनल विंड सोलर हाइब्रिड पॉलिसी करके, इसमें भी वही सेम बात की गई है कि भाई हम बड़े लेवल पे प्रोडक्शन करेंगे, जैसे यहाँ पर सोलर का यूज करते हुए प्रोडक्शन किया जा रहा है एनर्जी का, यहाँ पर विंड और सोलर का मिक्स करके यूज किया जाएगा। तो मैंने आपको बताया था ना कि जो ग्रिड लगेंगे इंडिया में वो विंड सोलर फोटोवोल्टिक लगेंगे। याद है फोटोवोल्टिक क्या होता है, जहां पर सूरज की जो रोशनी पड़ती है उससे डायरेक्ट बिजली बनती है, डायरेक्ट बिजली में कन्वर्जन होता है, वो फोटोवोल्टिक विधि होती है, मेथड होता है। तो हाइब्रिड सिस्टम लगेगा जिसका यूज करते हुए बिजली बनेगी। ऑल दीज एंड मैनी अदर इनिशिएटिव हेल्प इंडिया टू कटिंग CO2 एमिशन 164 मिलियन kg। तो CO2 जो है कार्बन डाइऑक्साइड, इन सभी चीज़ों से को करने से इंडिया का जो है वो कंट्रोल हुआ है, और इसके अलावा भी काफ़ी मेजर्स किए हैं इंडिया ने। ठीक है, सो गाइज ये आपका मैंने बता दिया है, वही चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन करी है यहाँ पर। सो आगे बढ़ते हैं गाइज, अब हम बात करेंगे इंटरनेशनल सोलर अलायंस की कि ये क्या है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, तो इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक जल्दी से खत्म हो जाएगा। इंटरनेशनल सोलर अलायंस क्या है, इट इज एन अलायंस ऑफ 105 सिग्नेटरी कंट्रीज, 105 कंट्री ने मिलकर के इस पर सिग्नेचर किए हैं। मोस्ट बीइंग सनशाइन कंट्रीज, जहां पर सबसे ज्यादा सूरज निकलती है, धूप वाले जो देश है ना जहां पे धूप निकलती है, विच लाई आइदर कंप्लीटली और पार्शली बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो या तो वो कर्क रेखा पे हैं या तो मकर रेखा पे हैं। ऐसे देश जहां का जो कि कर्क रेखा या मकर रेखा पे पाए जाते हैं, ऐसे 105 देशों ने इस गठबंधन को साइन किया है कि हम भाई बड़े लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे सोलर अलायंस एज इन हम लोग पार्ट है इसका, और हम लोग क्या करेंगे, सोलर एनर्जी का प्रोडक्शन करेंगे। सो जो इसका हेडक्वार्टर है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का वो गुरुग्राम इंडिया में है। ये कब फाउंड हुआ था, ये 30 नवंबर 2015 में इस अलायंस को बनाया गया था। तो ये 2-3 चीजें आपको याद रखनी है गाइस। इसके अलावा मैंने यहाँ पे पिक्चर डाली, आप देख सकते हैं जो हमारे अर्थ पे ऐसे देश जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि ये वाली लाइन ऊपर वाली, इस पे जो आते हैं, तो अपना जो देश है, जो अपनी इंडिया है वो यहाँ पे है, ये रही अपनी इंडिया, आप देखेंगे दिस इज द इंडिया। तो यहाँ पर हम लोग जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे आते हैं, तो यहाँ पे धूप बहुत पड़ती है ना, जो हमारी साउथ इंडिया की साइड है यहाँ पर बहुत भयंकर धूप पड़ती है, तो इसलिए यहाँ पर हम और दिल्ली साइड में भी बहुत धूप पड़ती है, राजस्थान में बहुत धूप पड़ती है। तो ये लोग ये जो देश है ना जो इस वाली लाइन पे पड़ते हैं, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे आते हैं, इस वजह से बहुत ज़्यादा धूप पड़ती है, जिसका यूज करते हुए हम लोग सोलर एनर्जी बना सकते हैं। ऐसे ही ऐसे देश जो कि नीचे वाली लाइन पे आते हैं, जिसको कहते हैं हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इस लाइन पे अगर कोई देश पड़ेगा तो वहां पे भी बहुत धूप पड़ती है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। आप देखेंगे इंडिया कहाँ पर है, दिस इज द इंडिया। और ऐसे ये इक्वेटर द बीच वाली लाइन जो हमारे अर्थ को 50% और 50% करके काट देता है बीच में से,
तो इस लाइन पे और इस लाइन पे ज़्यादा धूप पड़ती है, और इस वजह से क्योंकि हमारी तो ना अर्थ जो है वो टिल्ट है, अर्थ जैसे यहाँ पे आपको दिख रही है ना ऐसी है नहीं, मतलब मैं आपको बता देता हूँ कैसे। ये जो हमारी अर्थ है ये जैसे दिख रही है यहाँ पर ऐसे है नहीं, जैसे सन यहाँ पर है तो झुकी पड़ी है हल्का सा, जो ये सपोज करो इसका सर है तो सर झुका पड़ा है ऐसे अर्थ की तरफ, इसकी तरफ को, तो जो धूप है वो डायरेक्ट यहाँ पड़ती है, और जब ये अर्थ रोटेट करती साइड पहुंचती है तो फिर नीचे पड़ती है धूप इस साइड को, बीच में इतनी नहीं पड़ पाती है। तो इस वजह से जो धूप वाले देश हैं वो या तो कैंसर पे पड़ते हैं, ट्रॉपिक ऑफ मकर रेखा पे, या तो कर्क रेखा पे पड़ते हैं। ठीक है, अब गाइस इसके अंदर कुछ चीजें जो आपको समझना जरूरी है, जैसे कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस के अंदर वो कंट्रियां आती हैं जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे हैं, और यहाँ पर सनशाइन जो धूप की रोशनी पड़ती है 300 दिन या इससे ज्यादा धूप की रोशनी रहती है, तब तो उनका सोलर अलायंस में रहने का फायदा भी है। तो ये ऐसे देश हैं जहां पर 300 से ज्यादा दिनों की धूप पड़ती है। इट इज अ प्लेटफॉर्म ऑफ द कोलैबोरेशन ऑफ सनशाइन कंट्रीज इन द डोमेन ऑफ एनर्जी सिक्योरिटी। और यहाँ पर अगर ये जो कंट्री है यहाँ पर एनर्जी सिक्योरिटी भी हो जाएगी भाई, अगर यहाँ पर अगर ये जो देश हैं इसमें ऊर्जा की सुरक्षा हो जाएगी, क्योंकि आने वाले टाइम में क्या है, बिजली जो है उसी पे लोग काम करेंगे, बिकॉज पेट्रोल खत्म हो जाएगा है ना, डीजल खत्म हो जाएगा, कोयला खत्म हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक कारें आ रही हैं, इलेक्ट्रिक स्कूटर आ रहे हैं, तो जो आने वाला टाइम है वो इलेक्ट्रिसिटी का ही टाइम है। सो अब आप देखो कि जिन देशों के पास ऑयल है ना, जिन देशों के पास ऑयल है वो कंट्री कितनी अमीर है, खुद सोच के देखो, वो जो ऑयल है पूरे देश में सप्लाई करते हैं और वो लोग अमीर बन जाते हैं। तो अपनी इंडिया में धूप पड़ती है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बिजली बनाएंगे, और बिजली बना के सप्लाई करो, एक्सपोर्ट कर दो, काम खत्म, हमारे पास भी पैसे ही पैसा होगा। लेकिन धूप बनाने में पैसे बहुत, इस धूप से बिजली बनाने में बहुत पैसे लगते हैं, मतलब आपको सोलर पैनल बिछाने पड़ते हैं जो कि काफी महंगे आते हैं, तो ये प्रॉब्लम है, तो हमें फंडिंग की प्रॉब्लम रहती है। मोस्ट ऑफ द सनशाइन कंट्रीज आर पुअर एंड लीस्ट डेवलपिंग। तो आपने देखा कि जहां पर धूप पड़ती है ऐसे देश बहुत गरीब हैं और बहुत डेवलपिंग है, लीस्ट डेवलपिंग है, और आने वाले टाइम में इन्हीं का टाइम है, क्योंकि आने वाले टाइम में तो पेट्रोल डीजल खत्म हो जाएगा ना, फिर तो सोलर एनर्जी चलेगी, विंड एनर्जी चलेगी, तो ये जो इनका फ्यूचर ब्राइट है, अगर वो लोग काम करना स्टार्ट करें तो बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं आने वाले टाइम में। प्राइवेट सेक्टर इज विलिंग टू कंट्रीब्यूट, और जो प्राइवेट सेक्टर है उसने $500 मिलियन पैसे खर्च करने की बात की है सोलर अलायंस में, कि हम इतने पैसे देंगे कि आप लोग सोलर पैनल बिछा सकें, और पब्लिक सेक्टर दैट इज गवर्नमेंट ने भी 500 मिलियन की बात की है। ISA का मतलब है इंटरनेशनल सोलर अलायंस हैज पोटेंशियल टू पॉपुलराइज न्यू फाइनेंशियल मैकेनिज्म। तो गाइस याद रखना है कि अगर पूछा जाए कि इंडिया में पॉपुलर नाउ इंडिया हैज सच हैज मसाला बॉन्ड, जो मसाला बॉन्ड करके हैं वो किससे रिलेटेड है, वो आपके इंटरनेशनल सोलर अलायंस से रिलेटेड हैं। तो ये बॉन्ड जो होते हैं वो पैसे रेज करने का एक तरीका होता है। जो बॉन्ड्स हैं, डिबेंचर्स हैं, शेयर्स हैं, आपने सुना होगा शेयर मार्केट के बारे में, तो जो शेयर मार्केट है, शेयर मार्केट में ही बॉन्ड इश्यू किए जाते हैं। तो बॉन्ड इश्यू करने से क्या होता है, पैसे रेज कर सकते हो आप ना, पब्लिक को दे दो, कंपनियों को दे दो बॉन्ड, तो इससे मसाला बॉन्ड कहते हैं, जो कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस के लिए इशू किए गए थे, एज वेल एज ग्रीन सोलर बॉन्ड। तो गाइस याद रखना, ग्रीन सोलर बॉन्ड के नाम से भी इशू किए गए हैं फॉर रेजिंग चीप मनी टू अदर नेशंस आल्सो। ठीक है, तो गाइस अब आप लोगों को याद रखना है इन चीजों को। पहली चीज तो याद रखना है कि जो ऐसी कंट्री जहां पर 300 से ज्यादा दिन या 300 दिन या 300 से ज्यादा दिन धूप रहती, तो ऐसी कंट्रियों को लिया गया है, इसका पार्ट बनाया गया है। इसके अलावा आपको याद रखना है भाई कि यहाँ पर जो मसाला बॉन्ड है और जो ग्रीन सोलर बॉन्ड है, इनको इश्यू किया गया था मनी को रेज करने के लिए, ताकि बाकी जो कंट्री उनकी हेल्प हो सके अपने यहाँ पर सोलर पैनल बिछाने में। ठीक है, समझ में आ गया। हिंदी में भी इसको क्या कहते हैं, मसाला बॉन्ड कहते हैं, और ग्रीन सोलर बॉन्ड के नाम से ही जानते हैं। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से और इस टॉपिक को फिनिश करते हैं। सो इंडिया हैज कमिटेड एन ऑपरेशनल सोलर पावर कैपेसिटी। याद रखना कि 2022 तक इंडिया ने बोला है कि हमें 100 गीगावाट जो है ऑपरेशनल सोलर पावर कैपेसिटी को हम अचीव कर लेंगे। इनिशिएटिव कुड बी अ शॉट इन आर्म ऑफ इंडियाज एनर्जी सिक्योरिटी। इंटरिम सेक्रेटरीट ऑफ द ISA नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी गवालपाड़ी गुड़गांव हैज इनॉग्रेटेड, मतलब गुड़गांव में इसका जो है वो हेडक्वार्टर है। सेक्रेटरीट जो है ना, अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि गुड़गांव में, अब तो गुड़गांव पहले कहते थे, अब गुरुग्राम हो गया है, तो जो गुरुग्राम है वहां पर इसका हेडक्वार्टर है। इंडिया हैज कमिटेड अ कॉर्पस ऑफ 100 करोड़। तो यहाँ पर भारत ने 100 करोड़ के कोष की प्रतिबद्धता जताई कि इतने करोड़ रुपए हम रेज करेंगे। इंडिया विल ऑल्सो गिव सेक्रेटरियल असिस्टेंस टू 225 करोड़ फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर। तो अगले 5 साल तक 225 करोड़ जो है वो गवर्नमेंट ISA को देने का प्लान कर रही है। गाइस जिस तरीके से मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा था आज, इसी तरीके से मैंने कंप्लीट क्रैश कोर्स बनाया हुआ है फॉर पेपर 1। अगर आप कंप्लीट क्रैश कोर्स
ज्वाइन करना चाहते हो तो इसके लिए आप हमारी एंड्रॉइड ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं यूजीसी नेट मेंटर के नाम से। गूगल प्ले स्टोर पे हमारी एंड्रॉइड ऐप आपको अवेलेबल हो जाएगी। इसके फीचर्स क्या हैं क्रैश कोर्स के, मैं आपको थोड़ा सा प्रिसाइजली बता देता हूँ। गाइस जो क्रैश कोर्स है वो यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए है, कॉमर्स अभी अवेलेबल हो गया है, मैनेजमेंट जल्दी अवेलेबल हो जाएगा। अगर हम बात करें फीचर्स की तो टारगेट बेस्ड वीडियो लेक्चर्स हैं, टॉपिक वाइज, यूनिट वाइज, टू द पॉइंट एक्सप्लेनेशन है, इधर उधर की बातें नहीं है। मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपका एक सिंगल मिनट वेस्ट नहीं होगा इस एंड्रॉइड ऐप पे आने के बाद। तो आप एंड्रॉइड ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पर इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों ही मीडियम में कंटेंट को कवर किया गया है, तो दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू एनटीए न्यू क्वेश्चन आस्किंग पैटर्न, जिस तरीके से एनटीए आप क्वेश्चन पूछ रहा है एग्जाम में उस तरीके से चीजों को कवर किया गया है। अराउंड 95 यूनिट वाइज मॉक टेस्ट हैं ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो यहाँ पर इस क्रैश कोर्स में आपको प्रैक्टिस करने के लिए मॉक टेस्ट भी अवेलेबल करवा दिए गए हैं, यूनिट वाइज हैं। सबसे अच्छी बात है कि आप हर यूनिट का अलग से मॉक टेस्ट दे सकते हो एंड पीडीएफ फॉर्मेट में स्टडी मटेरियल है, ताकि आप बाद में इनको डाउनलोड करके इनका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो आप चाहो तो, अदरवाइज आप डाउनलोड करके बाद में भी इन चीजों को रिवाइज कर सकते हो। तो इसको ज्वाइन करने के लिए आपको हमारी ऐप इंस्टॉल करनी है। इस ऐप का लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। एक बार जाके इंस्टॉल करें, आपको डेफिनेटली यहां से आप अपना जो स्कोर है वो इंप्रूव कर पाएंगे, डेफिनेटली आपकी काफी हेल्प हो जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास। गाइज अपने कमेंट करके बता देना, क्योंकि आपके जो कमेंट होते हैं अच्छे अच्छे, उन्हीं से हमें मोटिवेशन मिलती है आपके लिए लेक्चर्स क्रिएट करने में। तो आप लोग प्लीज कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर देके जाया करो, ताकि हम भी मोटिवेट रहें आपके लिए लेक्चर्स क्रिएट करने में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास। शेयर दिस प्लेटफॉर्म टू ऑल यूजीसी नेट एंड जेआरएफ सेट एस्पिरेंट्स। गाइज मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।